नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आपको विदित है, हम रीट और एस्टेट के सामान्य अध्ययन यानी कि एसएसटी के पाठ्यक्रम को शुरू किए थे। और उसमें हमने पहला जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का पहला पार्ट हमने कर लिया था और आज हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने सौरमंडल के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो करी थी और आज हम सौरमंडल में स्थित जो ग्रह हैं उनकी स्थिति, उनकी खासियत जो है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ग्रह, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। पहले 9 हुआ करते थे, अब वर्तमान में 8 ग्रह हैं। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि वर्तमान में कितने ग्रह हैं? तो 8 हैं। क्यों है उसके हिसाब से आगे देखेंगे। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी अरुण और ये है वरुण। ऐसे है। आप इनको जो है अच्छे से याद रखने का दो तरीके हैं। एक तो जैसे बूशु प्री मम वृष एव ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो ग्रह हैं हमारे सप्ताह के जो दिन होते हैं उनमें एक एक छोड़ के एक एक आते हैं। जैसे बुध है, बुध के बाद में बृहस्पति आता है, बृहस्पति को छोड़ दीजिए। उसके बाद में कौन सा है? शुक्र। शुक्र के बाद में शनि आता है, उसको छोड़ दीजिए। रवि, रवि की जगह हमने क्या करना है? पृथ्वी को। ठीक है। फिर सोमवार आता है, सोमवार को छोड़ दिया तो क्या आएगा? मंगल। फिर बुध को छोड़ दिया, फिर क्या आएगा? बृहस्पति। फिर शुक्र को छोड़ दिया, फिर कौन आएगा? शनि। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। यानी बुध, फिर बृहस्पति नहीं शुक्र, फिर शनि नहीं फिर पृथ्वी, फिर सोम नहीं मंगल, फिर बुध नहीं बृहस्पति, फिर शुक्र नहीं शनि, और लास्ट में अरुण और वरुण। अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून। तो इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे एक तो पूछ लेते हैं सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, या सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, आठवां कौन सा है, सातवां कौन सा है, ऐसे पूछ लेते हैं। दूसरा इनका क्रम पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा क्रम जो है सूर्य से दूरी के अनुसार सही है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। दूसरी बात ये तो है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। और अगर आकार के हिसाब से देखें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, दूसरा नंबर आता है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर आता है पृथ्वी। यानी पृथ्वी का नंबर कौन सा है? पहला बृहस्पति 1 2 3 4 और पृथ्वी का जो नंबर है वो 5वां आता है। तो पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह जो है सौरमंडल का वो कौन सा है? बृहस्पति है। तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा है? नेपच्यून है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित पथ, आप जो पीछे चित्र आया था इस चित्र में देखिए तो इनका एक निश्चित रास्ता, ये रास्ता है। और ये जो पथ है, रास्ता है, इसको हम क्या कहते हैं? इन ग्रहों की कक्षा कहते हैं। क्या? इन ग्रहों की कक्षा है। कौन सा? इनका जो रास्ता है उसी रास्ते को क्या कहते हैं? इस ग्रह की कक्षा कहते हैं। तो ये कि निश्चित कक्षा में ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा? सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा? बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बुध का एक साल, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसका मतलब है वो एक वर्ष होता है। तो बुध का एक वर्ष कितने दिन का होता है? तो यानी पृथ्वी के 88 दिन के बराबर होता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है। शुक्र जो है इसको क्या माना जाता है? पृथ्वी के समान माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार है वो क्या है? वो पृथ्वी के समान है। यानी पृथ्वी का भगिनी ग्रह है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जो है एक समान होने के कारण कहा जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, प्लूटो को भी ग्रह कहा जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई थी 2006 में, प्राग सम्मेलन, प्राग में हुई थी। और वहां जो है 2006 में ये निर्णय लिया गया कि ये जो प्लूटो है वो ग्रह नहीं बल्कि एक बौना ग्रह। क्यों? क्योंकि जो ग्रह होते हैं उनकी एक स्वयं की एक कक्षा होती है, स्वयं की एक कक्षा होती है। लेकिन जो प्लूटो है ना, प्लूटो क्या करता है? इनकी नेपच्यून और इनकी कक्षा को, इनके रास्ते को काटता है। इस कारण से जो है उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो इस कारण जो है वो उसको ग्रह की जो कैटेगरी है उससे बाहर कब किया गया? 2006 अगस्त 2006 में। प्राग जो चेक गणराज्य में है, वहां उसकी राजधानी चेक गणराज्य की, वहां ये बैठक हुई थी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की, और उसमें जो है इसको बाहर कर दिया था।
और यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 सीरस, ये क्या है, ये जो ग्रह इनको जो है और प्लूटो, इनको क्या है, बोने ग्रह कहा जाता है, यानी कि बोने ग्रह की कैटेगरी में इनको रखा गया था। इसके बाद में पृथ्वी के बारे में बात करें तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, अर्थात सबसे पहले सबसे कम दूरी पर कौन है, बुध है, उसके बाद में बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो दूरी के अनुसार सूर्य से पृथ्वी का नंबर तीसरा आता है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इस कारण इसको भू आब कहते हैं। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार वाला। इसके बाद देखिए यहां पर जो है इस पृथ्वी को जो है सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसका कारण यह है कि यहां पर जीवन संभव है, यहां पर जीवन के लिए उपयोगी ऑक्सीजन गैस और पानी प्राप्त होता है। इसलिए क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय, यानी 8 मिनट और 20 सेकंड का समय यहां ये लगता है। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय ये लगता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में देखिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी की अधिकता होने के कारण, यानी कि जो पृथ्वी का 2/3 हिस्सा है वो पानी से ढकी हुई, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी 25% है। पृथ्वी के व्यास का 25% है। यह उतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यानी कि ये बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि दूसरे जो खगोलीय पिंड है वो हमसे दूर है और सबसे नजदीकी पृथ्वी के यही खगोलीय पिंड है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यानी कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, ये 3,84,400 किलोमीटर, और जो है सूर्य की दूरी जो वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य की चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा पर सबसे पहले जो है पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो 20 जुलाई 1969 को पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना रहती है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, और ये कॉमन सेंस है, एक साधारण सा क्वेश्चन है जो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। और भारत की तरफ से 1984 में जो है राकेश शर्मा इस पर गए थे। इसके बाद में देखिए ये जैसे उपग्रह होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक उपग्रह जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, और दूसरे होते हैं मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, कृत्रिम पिंड होते हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया होता है और यह हमें ब्रह्मांड की जानकारी हमारे तक पहुंचाता है। इसको जो है पृथ्वी का कक्षा जो है उस कक्षा में अंतरिक्ष रॉकेट के द्वारा इसको छोड़ दिया जाता है, यानी रॉकेट के द्वारा जो है इसको पृथ्वी की जो कक्षा है, रास्ता जो है उस रास्ते में इसको स्थापित कर दिया जाता है। जैसे कुछ भारतीय उपग्रह हैं जैसे इनसेट, IRS, एजुसेट, ये कुछ उपग्रह हैं जो कि हमारे वहां से एक तो रेडियो टीवी की जो तरंगे होती है उनको चलाने में ये सहायक सिद्ध होते हैं, दूसरा जो है ये मौसम आदि की विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमें प्रोवाइड करवाते हैं जो कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित है और पृथ्वी के चारों ओर हमेशा पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं रॉकेट का प्रक्षेपण, यानी रॉकेट को छोड़ा गया है। ये भारत में जो हरिकोटा ये जो स्थान है यहाँ आंध्र प्रदेश का, ये हरिकोटा वाला है, हरिकोटा से इसको छोड़ा गया और फिर जो है रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, यानी रॉकेट वापस पृथ्वी पर गिर जाता है और ये जो है कक्षा में प्रवेश कर जाता है। ये जो उपग्रह है हमारा कृत्रिम उपग्रह, ये उस कक्षा में प्रवेश कर जाता है। और देखिए ये सोलर प्लेटें लगी हुई है इसके ऊपर, जो सूर्य की जो ऊष्मा है उससे जो है ये पूरा संचालन इसका होगा, ऊर्जा मिलेगी इसको। चलिए इसके बाद में देखिए चंद्रमा पृथ्वी का लगभग एक चक्कर जो है 27 दिन में, यानी 27.5 दिन, एक्यूरेट की बात करें 27.5 दिन लगभग जो है वो एक चक्कर अपने अक्ष पर और इतने ही समय में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। तो यही कारण है कि जितना अपने अक्ष पर घूमता है उतना ही पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है। तो इस कारण से जो है वो चंद्रमा का हमेशा हमें एक भाग ही दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। और ये जो छाया वगैरह दिखाई देते हैं ये क्या है, ये इसके ऊपर जैसे गड्ढे चंद्रमा के ऊपर मैदान, पर्वत वगैरह हैं, लेकिन यहाँ जीवन के अनुकूल
ऑक्सीजन और पानी की उपलब्धि नहीं है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। हमने पहले भी जिक्र किया था पिछले वीडियो में कि ये बृहस्पति और मंगल के बीच के अंदर कभी वैज्ञानिक मानते कि कभी बहुत बड़ा ग्रह हुआ करता था और वो शायद कहीं टूट गया किसी कारण से, और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या है? ये भी एक खगोलीय पिंड होते हैं, आसमानी पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं। और ये जो है कभी कभार जो है ये वहां से जो है पृथ्वी पर जो आ जाते हैं या पृथ्वी की तरफ चलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल आदि के कारण। तो जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये गर्म होकर जलने लगते हैं और हमें जो है वो चमकदार चीजें एक बार दिखाई देती है। और कभी कभी पूरा जो उल्का पिंड होता है वो जब ये इनमें वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो घर्षण होगा, घर्षण से ये जल जाएंगे। तो कई बार पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ये नष्ट हो जाते हैं और कई बार पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जब पृथ्वी पर गिरेंगे तो वहां गड्ढा बन जाता है। और इसी तरीके से एक जो भारत के अंदर महाराष्ट्र में एक झील है, लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील है, वह झील जो है वो इसी तरह एक किसी आकाशीय उल्का पिंड के गिरने से बनी है, किसी आकाशीय पिंड के गिरने से बनी हुई, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। दूसरा, कई बार हम आसमान में देखते हैं कि तारों की विभिन्न आकृतियां बनी होती हैं। इनमें से अगर हम आसमान की तरफ देखेंगे तो एक चौड़ी सफेद पट्टी भी हमको दिखाई देती है। और ये जो सफेद पट्टी है इसको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। यानी सफेद पट्टी का नाम क्या है? आकाश गंगा या मिल्की वे है। और ये आकाश गंगा जो है हमारे सौरमंडल का ही एक भाग है, यानी हमारा सौरमंडल जो है वो इस आकाश गंगा का एक भाग है। और ऐसी आकाश गंगाएं, जो अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, वो ब्रह्मांड में स्थित है और उनसे जो है वो इसे एक प्रकाश गंगा, आकाश गंगा के अंदर जो बहुत सारे यानी लाखों करोड़ों जो है तारे, हाँ, बादल, गैस आदि जो ये होते हैं, और ये बहुत सारे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। और हम जिस आकाश गंगा के हिस्से हैं वो क्या, उसको क्या नाम दिया? उसको मिल्की वे नाम दिया गया है। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना कठिन है। यानी कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है हम इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने 2 पार्ट में ये वीडियो किया है, और कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। कैसे कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर आपको है तो वो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।